अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस तरह से एक सॉफ्टवेयर को तैयार कर सकते हैं जिसमें हमारे पास जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस है, चाहे वो लो लेवल लैंग्वेज हो, असेंबली लेवल लैंग्वेज हो या फिर हाई लेवल लैंग्वेज हो। किसी भी लैंग्वेज में हम सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है कौन सी अवेलेबिलिटी है। अगर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज की अवेलेबिलिटी है तो बेहतर रहता है हम हाई लेवल लैंग्वेज में ही एक सॉफ्टवेयर तैयार करें। वो ईजी हो जाता है, उस लैंग्वेज में इजी हो जाता है क्योंकि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर होता क्या है। अभी तक जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि सॉफ्टवेयर जो होता है ये हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कोई भी काम करना है तो आपने उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो है आपने अगर किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है उसके लिए ये प्रोसीजर है। पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, फिर आपने जो है आपके लिए सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। आपने सिलेबस लेना होगा उस फॉर्म के लिए, उस रिक्रूटमेंट का सिलेबस लेना है। उस सिलेबस को कंप्लीट करके आपने एग्ज़ाम देना है, ठीक है। उसके बाद आपने बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपकी सिलेक्शन वगैरह हो जाती है तो वो वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो है आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है उस रिक्रूटमेंट में। तो ये है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। इसी तरह अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। मान लीजिए मुझे कोई काम करवाना है कंप्यूटर से, तो उसके लिए मुझे इस कंप्यूटर को जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यही से देना होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंप्यूटर जो हमारे पास है वो जो है इंटेलिजेंट नहीं है, वो खुद ही नहीं समझता है चीज़ों को, बल्कि हमें उसको समझाना पड़ता है। उसको, वो इडियट है, उसको नहीं आता है कुछ समझ, लेकिन हमने उसको समझाना है। तो समझाने के लिए हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शंस हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड इसको देते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे ऐड करना है दो नंबर्स को, तो मुझे कंप्यूटर को यहाँ से इंस्ट्रक्शन देने हैं कि आप दो नंबर लीजिए, दो टू टू एंड थ्री आप नंबर लीजिए, फिर इनका ऐड कीजिए, ठीक है। और उसके बाद मुझे रिजल्ट दे दीजिए। तो ये जो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दे रहे हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आप कंप्यूटर को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म वेल डिफाइंड फंक्शन। देखिए, अब जो मैं एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ उसको मैं इंस्ट्रक्शन भी कहता हूँ, ठीक है, या आप उसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जब मेरे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाते हैं तो एक प्रोग्राम बन जाता है। मान लीजिए मुझे एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना है, तो उसके लिए मुझे जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं। पहले एक नंबर लेना है, फिर दूसरा नंबर लेना है, फिर इनका एडिशन करना है, फिर इनके रिजल्ट को स्टोर करना है। तो ये मेरे पास एक प्रोग्राम बना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए को हम प्रोग्राम कहते हैं। और यही प्रोग्राम्स जब हमारे पास, अब मैं एक कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो उसमें मेरे पास एडिशन का अलग प्रोग्राम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन का अलग प्रोग्राम होना चाहिए, डिवीजन का अलग प्रोग्राम होना चाहिए, और तो और जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है उसका अलग प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये चारों प्रोग्राम्स मेरे पास एक कलेक्शन आया। इन प्रोग्राम्स की कलेक्शन को ही मैं सॉफ्टवेयर कहता हूँ। समझिए आपको भी बात। अगर मैं खाली एडिशन के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस लूँ, उस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन अगर मैं पूरा कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स चाहिए, तो ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। कभी कभी अगर एक ही प्रोग्राम में हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, हम एक ही प्रोग्राम को भी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। क्लियर? वही देख लीजिए मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, बट प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसको याद रखें आप। डिजाइन टू परफॉर्म वेल डिफाइंड फंक्शन, किसी भी वेल डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास अगर रियल टाइम प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ए प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे मैंने क्या, आपने पहले ही आपको कहा था कि हमारे पास एक प्रोग्राम जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, रिटन टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपने याद रखा कि सबसे पहले क्या हम कहते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। अगर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स बनाते हैं, उस सेट ऑफ प्रोग्राम्स को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब जो हमारे पास ये आपको क्लियर हो गया कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर वो चीज़ें हैं जो हमारे पास जो है, जिनको हम रियल फील कर सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं हार्डवेयर को यूटिलाइज़ करने के लिए। हम हार्डवेयर से तभी काम ले सकते हैं जब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है।
अच्छा, अब हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर, ये दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंप्यूटर में। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हम हमारे पास जो ब्रॉड कैटेगरी है, ब्रॉड कैटेगरी में हम इसको दो डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही कभी कभी हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटीज़ को इंक्लूड करते हैं, लेकिन कुछ बुक्स यूटिलिटीज़ को अलग जो है कैटेगराइज करते हैं, हम भी यूटिलिटीज़ को अलग ही कैटेगराइज करते हैं, बट दैट्स पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ओनली। देखिए, सॉफ्टवेयर में हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आप याद रखें। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो सारे प्रोग्राम्स, वो सारे सॉफ्टवेयर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे कंप्यूटर की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए या उसकी प्रोसेसिंग जो है उसको बढ़ाने के लिए, जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उन सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। आसान ज़बान में मैं आपको कहूँ कि जो सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर अपने लिए इस्तेमाल करता है प्रोसेसिंग के लिए या बाकी कामों के लिए, उन सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। ठीक है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइंड टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इटसेल्फ। जो कंप्यूटर अपने लिए इस्तेमाल करता है ऑपरेट करने के लिए, कोई ऑपरेशन करने के लिए, या फिर कोई कंट्रोल करने के लिए, कोई चीज़ कंट्रोल करने के लिए, या फिर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उन सभी सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर अपने लिए इस्तेमाल करता है अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, चाहे इसको प्रोसेस मैनेजमेंट करना हो, चाहे इसको फाइल मैनेजमेंट करना हो, ठीक है, या बाकी जो काम हो, उन सारे कामों को करने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसी तरह कंपाइलर है हमारे पास। कंपाइलर, मैंने आपको कहा कि जो हम यहाँ से प्रोग्राम देते हैं, कंप्यूटर उसको जो है समझ नहीं पाता है, उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज में। तो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का इस्तेमाल करता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इसका इस्तेमाल अपने लिए करता है। तो ये हमारे पास हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी तरह असेंबलर जो है असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में, वो भी कंप्यूटर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सारे सॉफ्टवेयर्स जो कंप्यूटर अपने लिए इस्तेमाल करता है अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। आपको थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं, कुछ फीचर्स बता दूं, जहां से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले, इट इज़ क्लोज टू द सिस्टम, ये सिस्टम के क्लोज होता है। कैसे? क्योंकि कंप्यूटर इसको इसकी सर्विसेज को डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो प्रोसेसिंग बढ़ाने के लिए या कोई और ऑपरेशंस वगैरह करने के लिए, इसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है हमारे कंप्यूटर प्रोसेसर के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखें, ये हमारे पास हार्डवेयर होता है। ठीक है, हार्डवेयर के बिल्कुल बाहर जो हमारे पास लेवल होता है वो होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं हार्डवेयर के साथ। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं हार्डवेयर के साथ। और इसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को देखें तो ये डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं हार्डवेयर के साथ, बल्कि इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू जाना पड़ता है हार्डवेयर के पास। ठीक है, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा हार्डवेयर इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा है आप लोगों को कि ये बहुत क्लोज है हार्डवेयर के, या ये बहुत क्लोज है कंप्यूटर के, क्योंकि प्रोसेसर जो हमारे पास होता है वो हार्डवेयर होता है और उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें डायरेक्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए क्लोज होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लोज होता है कंप्यूटर के। सबसे पहला, दैट इज इट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो है एक इंटरफेस बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है जब तक कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगे तब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इसलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो कोऑर्डिनेशन है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बनाता है। दूसरा, जनरली प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। तो ये जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये ज़्यादातर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हमें वही से प्रोवाइड करते हैं। आपको ये रेडीमेड में मिलता है, वही कंप्यूटर जो बनाते हैं वो लोग आपको ये चीज़ें जो है इनपुट दे देते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ। तो ये मैन्युफैक्चरर्स ही बनाते हैं ये सारी चीज़ें। फास्ट इन स्पीड, क्योंकि ये क्लोज है कंप्यूटर सिस्टम के, इसलिए इसकी स्पीड भी ज़्यादा है। डिफ़िकल्ट डिज़ाइन, देखिए ये जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं ज़्यादातर ये लो लेवल लैंग्वेज में ही बनाए जाते हैं, और जब ये लो लेवल लैंग्वेज में डिज़ाइन किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही कहा कि लो लेवल लैंग्वेज में जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं उनको डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज़ीरोज़ और वनज़ में आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद दीज आर लेस इंटरेक्टिव, तो ये ह्यूमन्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं है, यूज़र के साथ ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं है,
क्योंकि इनका काम होता है कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट, और इनके साथ हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि ना ही कर सकते हैं, मुश्किल हो, हाँ कर तो सकते हैं लेकिन मुश्किल है। वो जो शख्स ज़्यादा एक्सपर्ट होगा वो कर सकता है, लेकिन इनको समझना, ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को समझना मुश्किल है, और इनके साथ छेड़छाड़ करना या इनमें कोई चेंज करना वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं और ये किए जाते हैं मैक्सिमली लो लेवल लैंग्वेज में, और इनको इनके साथ जो है छेड़छाड़ करना या इनमें कोई चेंज करना, अल्ट्रेशन करना वो बहुत मुश्किल है। जनरली रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था कि ये ज़्यादातर किस लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर अपने प्रोसेसिंग या अपनी कैपेबिलिटीज़ या अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। ये बहुत क्लोज होता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ। ज़्यादातर ये सॉफ्टवेयर्स जो है लो लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं और मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये यूज़र के साथ लेस इंटरेक्टिव होते हैं और इनके साथ छेड़छाड़ करना या अल्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल होता है। ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। अब है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं फिर? देखिए, अब आपने जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स देखे, ये हमारे पास हार्डवेयर है, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है, और यहीं पे हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाहर रहता है एक लेयर जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए। कंप्यूटर से कोई भी काम अगर हमने लेना है तो हम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सहारा लेते हैं। तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड और of a particular environment. It includes all the applications prepared in lab, even if it is single program for notepad. तो जो भी हम काम कंप्यूटर से लेना चाहते हैं उसके लिए जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैलकुलेटर ही बनाते हैं, अगर आप कोई वर्ड जो है वर्ड पैड बनाते हैं, कोई नोट पैड बनाते हैं, या फिर एमएस वर्ड जैसे आपके पास एग्जांपल्स है, पावर पॉइंट एग्जांपल्स है, एक्सेल आपके पास एग्जांपल्स हैं, तो ये हम इस्तेमाल करना जानते हैं। ये हमारे साथ फ्रेंडली होता है, हमारे क्लोज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर। तो यहाँ से हम इन सॉफ्टवेयर से हम कंप्यूटर से काम लेते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, जिनसे हम एप्लीकेशन ले सकते हैं। समझिए आपको मेरी बात? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से कौन काम लेता है? सिस्टम लेता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम काम लेते हैं। देखिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो है समझ आ जाएगी, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले जो है इट्स क्लोज टू द यूज़र, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये हमारे पास हार्डवेयर है, इसके बाहर है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं, और इसके बाहर हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बाहर जो लेयर होता है वो यूज़र का होता है, या इसको हम एंड यूज़र कहते हैं, ठीक है। एंड यूज़र जो है बहुत क्लोज होता है किसके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के। तो डायरेक्टली आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप एप्लीकेशन का जो है सहारा लेते हैं। जैसे आपने कोई काम लेना होगा कंप्यूटर से एक्सेल के रिलेटेड, तो आप एमएस एक्सेल को खोल देते हैं। आपको वर्ड के रिलेटेड कोई काम लेना होगा तो आप एमएस वर्ड को खोल देते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड में ओपन करने के बाद आप कोई भी एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं और कंप्यूटर के द्वारा आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी क्लोज टू यूज़र, सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द यूज़र। तो सॉफ्टवेयर और यूज़र के दरमियान एक इंटरफेस का काम करता है, ठीक है, एक ट्रांसलेटर का काम करता है। दूसरा, ईजी टू डिज़ाइन। तो ये ज़्यादातर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आप देखेंगे तो ये हम ज़्यादातर हाई लेवल लैंग्वेज में बना सकते हैं। अब अगर देखेंगे मैक्सिमम बच्चे जो है वो अभी हमारे पास जो डेवलपर्स होते हैं वो रैपिड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इस्तेमाल करके, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन इस्तेमाल करके एक जो है कोई भी वर्ड पैड या कोई भी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो है एडवांस टूल्स हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रोग्राम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसको डिज़ाइन करना है जो बहुत आसान है, मोर इंटरेक्टिव है यूज़र के साथ, जनरली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो मैं अभी कह रहा था ये अंडरस्टैंडेबल है और मैनिपुलेट करना है और इसको कोई भी अल्ट्रेशन अगर आपने करनी है तो वो बहुत ईजी है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है। कोई भी प्रोग्रामर जो है इसको समझ सकता है, इसमें चीज़ें चेंज कर सकता है। लेकिन ये स्लो इन स्पीड होता है क्योंकि ये कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। इसको जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू जाना पड़ता है। जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, क्लोज होता है। इसके बाद बिगर इन साइज, अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का साइज ये ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज, उसके लिए स्टोरेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता चली कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या मेन फ़र्क है और इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, इसको आप फिर से एक बार देखें। हार्डवेयर हमारे पास है,
तो इसको जो है इसके साथ डायरेक्टली जो कनेक्टेड रहता है वो रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और बाहर में हमारे पास रहता है एक और लेयर जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसमें हमारे पास वर्ड एक्सेल वगैरह आता है, और बाहर रहता है एक लेयर जिसको हम एंड यूज़र कहते हैं, जो आप हैं जो इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के इन रिसोर्सेज को। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटीज़ जिनको हम कहते हैं। देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है इट्स कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ओनली, ठीक है। लेकिन क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? अभी तक आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ आया, लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही सब कैटेगरी है, दैट हेल्प्स टू मेंटेन द प्रॉपर एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली काम करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपको ऐसे समझ आ जाएगा, इनके बगैर भी कंप्यूटर सिस्टम काम कर सकता है, लेकिन अगर इनका जो है प्रेजेंस हो तो कंप्यूटर स्मूथली काम करता है और प्रॉपर फंक्शन करता है, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। इट असिस्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज, ऑर्गेनाइज, मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को हेल्प करते हैं किसी भी काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, या फिर उसमें जो है ऑप्टिमाइज फंक्शन लेने, कंप्यूटर सिस्टम से ऑप्टिमाइज फंक्शन लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आसान शब्दों में आप ये याद रखेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हमारे पास वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर को प्रॉपरली काम करने के या उसको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके बगैर भी कंप्यूटर सिस्टम चल सकता है, लेकिन इनके होते हुए कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपरली रन करता है, स्मूथली काम करता है, ठीक है। अगर आगे हम देखेंगे इसके टाइप्स, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे कैसे ये काम करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ये हमारे पास एक ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो फाइल्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमारे पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, वो भी फाइल्स को मैनेज करता है। लेकिन इसके लिए हमारे पास अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसके द्वारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी होती है। किस लिए इस्तेमाल होता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम? सबसे पहले यूज टू मैनेज फाइल्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी फाइल्स हैं उनको मैनेज करना है। किसके लिए? ब्राउज करना, अगर आप उनको ब्राउज करना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं किसी भी फाइल को, उनको अरेंज अगर करना चाहते हैं, या क्विकली अगर उनको प्रीव्यू करना चाहते हैं, तो इन सभी कामों के लिए आप जो है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे पास विंडोज़ एक्सप्लोरर है, डायरेक्टरी ओपस है हमारे पास, डबल कमांडर है हमारे पास, ये और भी हमारे पास बहुत सारे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो हम एज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है हमारे पास एक और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं कंप्रेशन टूल्स। कंप्रेशन यानी कि आपके पास अगर एक बड़ी फाइल हो, उसका साइज कम करना, ऐसे भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है। अगर ना भी होगा, लेकिन हम कंप्यूटर तो प्रोसेस करेगा, लेकिन आप देख लीजिए एक बड़ी फाइल को प्रोसेस करने में कितना मुश्किल हो जाता है। तो कंप्यूटर की प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए कंप्रेशन टूल का यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। अच्छा, आपके पास अगर फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल है, उसका 50 MB जो है साइज़ है, अगर आपने इसको कंप्रेस कर दिया तो इसको आप जो है 5 MB में कंप्रेस कर सकते हैं। ये देख लीजिए इस फाइल को हैंडल करना कितना आसान हो जाएगा। इसके लिए हम कंप्रेशन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। यूज फॉर असिस्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इन रिड्यूसिंग द फाइल साइज, ठीक है, ऑक्यूपाई लेस स्पेस, ताकि वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो इस काम के लिए कंप्रेशन टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं कि एक बड़ी फाइल का साइज जो है छोटा कर दें। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास WinRAR है, pzip है, ठीक है, द अनआर्काइवर है, और भी हमारे पास है WinAce है, WinZip है। बहुत सारे हमारे पास कंप्रेशन टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम जो है एक फ़ाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब आप फाइल को कंप्रेस करके किसी जगह भेज देते हैं, वहाँ पे आपको इससे अनजिप करना पड़ता है, ठीक है, अनकंप्रेस करना पड़ता है। तो हमारे पास अनकंप्रेसर टूल्स भी है, WinRAR है, WinZip है, जो अनकंप्रेसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको अनकंप्रेस भी कर सकते हैं, अनजिप भी कर सकते हैं उस फाइल को। समझ आई मेरी बात? तो यहाँ से अगर आप जिप करेंगे फाइल को, कंप्रेस करेंगे फाइल को, तो वहाँ पहुँच के जब आप उसको डेस्टिनेशन पे पहुँचा देंगे, उसके बाद आप उसको जो है अनजिप करेंगे, उसको अनकंप्रेस करेंगे, ताकि उसमें जो है जैसे डेटा है वैसा ही आपको मिल जाए। इसके बाद हमारे पास एक और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, वो है डिस्क मैनेजमेंट टूल। तो डिस्क मैनेजमेंट टूल किस लिए इस्तेमाल होता है? हमारे पास जो भी डिस्क जो इंस्टॉल्ड है, हार्ड डिस्क हो या फिर फ्लैश ड्राइव्स वगैरह हमारे सिस्टम में अगर इंस्टॉल हो, उनमें
अगर हम जो कोई चेंज करना चाहते हैं उनमें जो हम अगर कोई अरेंजमेंट करना चाहते हैं, चाहे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ड्राइव्स हैं उनमें हम पार्टीशन करना चाहते हैं या ड्राइव लेटर्स को अरेंज करना चाहते हैं। हमारे पास रहते हैं ना, जब आप कंप्यूटर खोलते हैं तो हमारे पास ए ड्राइव रहता है, बी ड्राइव रहता है, सी ड्राइव रहता है। तो ये लेटर्स को जो है इनको असाइन करना या इनमें अगर हम कोई चेंज करना चाहते हैं, वो सारा काम हम डिस्क मैनेजमेंट टूल के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, या हमारे पास एक बड़ी ड्राइव हो, ठीक है, उसको हम जो है डिवाइड करना चाहते हैं 2 ड्राइव्स में, उसका पार्टीशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम डिस्क मैनेजमेंट टूल इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास मिनी टूल पार्टीशन विज़ार्ड है एक, उसके बाद हमारे पास पैरागन पार्टीशन मैनेजर है, हमारे पास स्मार्ट मॉनिटरिंग टूल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे टूल्स हैं हमारे पास जो डिस्क मैनेजमेंट का काम करते हैं और ये हमारे पास एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। इसके बाद है हमारे पास डिस्क क्लीन अप टूल। ठीक है, अब हमारे पास डिस्क में कुछ ऐसे भी चीज़ें होते हैं जो अभी रिक्वायर्ड नहीं है, उनकी वजह से आपका कंप्यूटर सिस्टम बहुत स्लो चलता है। लेकिन आपको देखिए, आपका कंप्यूटर यहाँ पे चलेगा ही चलेगा, आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपके कंप्यूटर काम करेगा। लेकिन आप चाहते हैं मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट चले, थोड़ा सा स्मूथली चले। उसके लिए आप अक्सर अगर देखें तो आप अक्सर कहते हैं कि मेरे कंप्यूटर में जो जंक फाइल्स हैं उनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, उनको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो रिमूव करने के लिए आपके पास कुछ टूल्स है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जिनको हम कहते हैं डिस्क क्लीन अप टूल। ये क्या करते हैं, जो आपके कंप्यूटर में कुछ फाइल्स होते हैं जिनका अभी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जो जंक होता है बिल्कुल, उनको रिमूव कर देता है आपके कंप्यूटर से। जब आपके कंप्यूटर से वो रिमूव हो जाते हैं, उसके बाद जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम स्मूथली चलता है, बड़ा तेज़ चलता है। ठीक है, तो अक्सर आपने देखा होगा अपने कंप्यूटर सिस्टम में जिनको कंप्यूटर चलाना अच्छी तरह से आता है, हमारे पास सीसी क्लीनर वगैरह होता है, उन क्लीनर से हम डिस्क क्लीनअप जो है कर सकते हैं, ताकि जो हमारे पास जंक फाइल्स है, जो अनरिक्वायर्ड फाइल्स हैं, उनको रिमूव किया जाए ताकि आपका कंप्यूटर सिस्टम अच्छे से चले। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास रेजर कॉर्टेक्स है हमारे पास एक क्लीनअप टूल। इसके बाद है हमारे पास पीरीफॉर्म सीसी क्लीनर या कंप्यूटर क्लीनर, और एक है हमारे पास, और भी बहुत सारे हमारे पास क्लीनअप टूल्स हैं जिससे हम डिस्क को क्लीन कर सकते हैं ताकि स्मूथली कंप्यूटर चले। इसके बाद है हमारे पास डिस्क डीफ्रैगमेंटर। अभी हमने देखा डिस्क मैनेजमेंट में कि हमारे पास अगर डिस्क होगा उसका पार्टीशन वगैरह करना होगा तो हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट टूल्स है। लेकिन अगर हमारे पास जो है फाइल्स, जो हमारे पास स्पेसेस जो है वो अलग अलग दूर दूर लोकेशंस पे एक डेटा स्टोर किया गया है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है, इसमें एक जगह पे डेटा स्टोर किया गया है, ठीक है, फाइल का, दूसरी जगह पे दूसरा डेटा स्टोर किया है, तीसरी जगह पे तीसरा डेटा स्टोर किया गया है। हम चाहते हैं ये डेटा जो है एक ही जगह रहे और कंटेजियस रहे। एक होता है कंटिन्यूअस, दूसरा होता है कंटेजियस। कंटिन्यूअस क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 MB का डेटा यहाँ पे है, उसके बाद 2 MB का डेटा यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे 2 MB का डेटा है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। लेकिन कंटेजियस होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 MB का डेटा रखा, यहाँ पे मैंने 3 MB का डेटा रखा, यहाँ पे हमने रखा 5 MB का डेटा। तो यहाँ पे भी हमारे पास कंटिन्यूअस ही होता है, लेकिन यहाँ पे साइज़ अलग अलग रहता है। तो ये कंटेजियस जो मेमोरी लोकेशंस हैं, इनमें यानी कि सारी मेमोरी जो चंक्स है हमारे पास, छोटे छोटे मेमोरी के टुकड़े हैं, इनको एक ही जगह जो है जमा करना, जो भी हमारे पास फाइल के रिलेटेड कोई जो है डिटेल्स होते हैं, कोई डेटा होता है, उसको एक ही जगह जमा करना ताकि बाकी मेमोरी को फ्री अप किया जाए, उसको हम कहते हैं डिस्क डीफ्रैगमेंटर। ठीक है, ये काम होता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर का। जो फ्रैगमेंट्स होते हैं आपके मेमोरी में, उनको ख़त्म करना और जो आपका डेटा है वो उसको एक जगह करना, ताकि ये जो फॉर एग्जांपल ये आपके पास मेमोरी चंक्स है, यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइल है, ये ऑक्यूपाइड है, ये स्पेस, ये जो स्पेस है ये खाली है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्यूपाइड, ये यहाँ पे खाली जगह बची ना, तो ये खाली जगह जो है इसको ऑक्यूपाई करना जो है मुश्किल है। फॉर एग्जांपल ये 2 MB की स्पेस है, तो इसमें जो है हम कोई डेटा डाल नहीं सकते, मुश्किल हो जाएगा कोई डेटा 2 MB का डालना। तो आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इस डेटा को यहाँ पे मूव करते हैं, इस डेटा को यहाँ पे मूव करते हैं, ये जो स्पेस है ना ये यहाँ पे खाली होगी, तो ये यहाँ पे हमारे पास 5 MB का स्पेस बना, तो इसमें हम कोई भी डेटा आप डाल सकते हैं। यानी कि एक जो हमारे पास छोटे छोटे मेमोरी स्पेसेस होते हैं ना, उनको एक जगह मिलाना ताकि वहाँ पे हम कोई डेटा ढंग का डेटा डाल सकें, इसको हम कहते हैं डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। तो ये काम करता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर, इसको कभी कभी हम डीफ्रैगलर भी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हमारे पास परफेक्ट डिस्क या फिर डीफ्रैगलर भी इसकी एग्जांपल है, और भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है इसके। इसके बाद है हमारे पास बैकअप यूटिलिटी।
बैकअप क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में, अगर आपके मोबाइल सिस्टम में कोई डेटा है, आप उस डेटा का डुप्लिकेट बनाते हैं, एक कॉपी बनाते हैं, ताकि अगर कभी भी कुछ होता है आपके कंप्यूटर के साथ, अगर आपका कंप्यूटर क्रैश होता है या आपका मोबाइल सिस्टम क्रैश होता है, तो आपके पास एक कॉपी रहती है, एक डुप्लिकेट कॉपी। अभी तो हमारे पास क्लाउड वगैरह है, वहाँ पे हम बैकअप रख सकते हैं, लेकिन जब क्लाउड नहीं था तो तब क्या करते थे, हम एक कॉपी बनाते थे। ठीक है, हम एक कॉपी बनाते थे डेटा की, वो जो है वो डुप्लीकेट कॉपी जो है सिस्टम में ही रहती थी। ठीक है, और इसको संभालता कौन था, बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता था, इट बैकअप्स फाइल्स, फोल्डर्स, डेटाबेस और कंप्लीट डिस्क टू प्रिवेंट एनी डेटा लॉस। ये डेटा लॉस ना हो जाए, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम था। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो आपके सिस्टम का डुप्लीकेट कॉपी बना के आपके डेटा का बैकअप रखती है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। इसके बाद है लिंकर। लिंकर क्या होता है, इसको कभी कभी हम लिंक एडिटर भी कहते हैं। आप जब कंप्यूटर प्रोग्राम रन करते हैं, तो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम अगर बड़ा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोग्राम के जो है सब रूटीन्स होते हैं या सब पार्ट्स होते हैं, आप इस तरह से समझे। तो इस सब पार्ट का अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड आता है, इसके बाद इसका फॉर एग्जांपल इस पार्ट का अलग ऑब्जेक्ट कोड आया है, इस पार्ट का अलग ऑब्जेक्ट कोड आया है। मैंने आपको बताया सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, यानी कि जो हम यहाँ से देता है उसको सोर्स कोड कहते हैं, जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो ये हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट कोड्स आते हैं। अब जो है अलग अलग रिजल्ट जो हैं, इनको मिक्स करके हमने एक ही रिजल्ट जो है बनाना है। ठीक है, एक ही रिजल्ट हमने दे देना है, तो इनको एक दूसरे से मिलाना होगा, लिंक करना होगा। उसके लिए हमें लिंकर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लिंक एडिटर भी कहते हैं या फिर लिंकर भी कहते हैं। देखें यहाँ पे, स्पेशल प्रोग्राम दैट कंबाइन्स द ऑब्जेक्ट फाइल इज जनरेटेड बाय द कंपाइलर और असेंबलर एंड अदर पीसेस ऑफ कोड्स टू जनरेट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, ये प्रोग्राम मेरे पास है, इस प्रोग्राम में मेरे पास सब पार्ट्स हैं। मान लीजिए एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैंने प्लस भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, मल्टीप्लिकेशन भी किया, तो इसका रिजल्ट अलग आ जाएगा, इसका रिजल्ट अलग आ जाएगा, इसका रिजल्ट अलग आ जाएगा। तो ये मेरे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट कोड्स बने। ऑब्जेक्ट कोड यानी कि जो कन्वर्ट किया गया है कंपाइलर के द्वारा, इसका अलग ऑब्जेक्ट कोड आया, इसका अलग ऑब्जेक्ट कोड आया, लेकिन मुझे बनाना है एक ही प्रोग्राम फाइनली। तो मुझे इन तीनों चीज़ों को जो है लिंक करना पड़ेगा। तो जब मैं इनको लिंक करता हूँ, उसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम लिंकर कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे आपको फिगर दिखाई, ये मेरे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट कोड्स है। यहाँ पे मुझे DLL डाटा लिंक लाइब्रेरी की फाइल्स में भी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ हमारे पास कुछ लाइब्रेरी फाइल्स है, जहाँ पे हमारे पास जो रेडीमेड कोड होता है, जो इस्तेमाल हम करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ से भी हमने कुछ डेटा लिया। तो इन सभी चीज़ों को मिलाने के लिए हमारे पास लिंकर की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, जो आपका प्रोसेसर समझ सकता है, जो आपका प्रोग्राम प्रोसेसर जो है एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके बाद है हमारे पास लोडर। लोडर क्या काम करता है, लोडर करता है लोड आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पे बनती है, लिंकर के द्वारा जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी, इसको आप लोड करना है मेन मेमोरी में, क्योंकि मेन मेमोरी में जब कोई चीज़ आता है तब जाके वो जो है एग्जीक्यूट होती है प्रोसेसर के द्वारा। सेकेंडरी मेमोरी में जो है डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी चीज़ है उसको पहले मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा, क्योंकि मेन मेमोरी के साथ डायरेक्टली कंटैक्ट में होता है प्रोसेसर, तो उसके बाद ही वो एग्जीक्यूट होता है। तो इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को वापस लोड करना मेन मेमोरी में, ये काम होता है लोडर का। ये भी हमारे पास एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको याद रखें। इसके बाद है हमारे पास डीबगर। डीबगर, अगर आप सबसे पहले आप देखें बग क्या होता है। बग होता है अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर होता है, हमने कोई प्रोग्राम लिखा, उसमें कोई जो है गड़बड़ रहा है, कोई लूप हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई एरर रहा, उस एरर को हम बग कहते हैं। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर जो इस बग को रिमूव करे, जो इस एरर को रिमूव करे, उससे हम कहते हैं डीबगर। समझ आए आपको मेरी बात। तो इट इज़ अ स्पेशल प्रोग्राम यूज टू टेस्ट एंड डीबग द टारगेट प्रोग्राम। तो जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो डीबगर के द्वारा हम उसको टेस्ट करते हैं कि इसमें कोई बग तो नहीं है। अगर बग है तो वो हमें बता देता है इसमें कोई बग है, तो उसको हम रिमूव करते हैं, जिसको हम डीबगिंग कहते हैं। उस बग को रिमूव करने को हम डीबगिंग कहते हैं। तो ये डीबगर जो है, ये आपके प्रोग्राम को टेस्ट करता है और डिबग करता है टारगेट प्रोग्राम को, ताकि इसमें कोई बग ना रहे। ये बग और ये डिबगिंग जो है टर्म दी थी
पहली बार ग्रेस होपर ने, ग्रेस होपर को आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था कौन है ग्रेस होपर। तो बग और डीबगिंग ये दोनों टर्म्स इन्होंने ही दी थी। तो ये थे कुछ हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। आज आपका क्लियर हुआ कि क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, कौन कौन से हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स है, ये सारी चीज़ें आज क्लियर हुई। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास एक जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल बताई। तो अब आपको समझ आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसी के बारे में पढ़ेंगे। आज आपको यही से आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।